Good morning, dear students. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. इकोनॉमिक स्फीयर, अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में विचार करें, आर्थिक क्षेत्र से नज़रिए से देखें तो लिबरलिज़म का मतलब ये था फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में स्वतंत्रता, एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। तो जो स्टेट के द्वारा जो व्यापारियों को व्यापार करने में जो रिस्ट्रिक्शन था उसका अबोलिशन हो, उसको हटाया जाए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो जो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगाती थी उसको हटाने के लिए ही जो है ये टर्म समझा जाता था लिबरलिज़म इकोनॉमिक स्फीयर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो 19th सेंचुरी में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, सबकी ये मांगे थी। एंड इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, तो उस समय मध्यम वर्गीय परिवार उभर रहा था, व्यापारी वर्ग उभर रहे थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन। तो अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन, जहाँ पे जर्मन के लोग जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव measures had created out countless small principalities and a confederation of 39 स्टेट। तो जो नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेशन था, नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रशासन था, उसमें 39 कॉन्फिड्रेशन थे, 39 रियासतें थी, रियासतों का संघ था। ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी। तो हर रियासत में अलग अलग करेंसी थी। 39 स्टेट थे तो उसमें अलग अलग करेंसी थी। एंड बेट्स एंड मीजर्स, तो अलग अलग बेट सिस्टम था, मेजर सिस्टम था, नाप तौल जो क्लॉथ को नापने के लिए यूज किया जाता था, रोप को। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। अगर कोई व्यापारी 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक व्यापार करने जाता है तो उसे कम 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था, मतलब 11 तरह के उसे टैक्स देने पड़ते थे। एंड पे कस्टम्स ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो 5% हर गुड्स का उसे टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो जो ड्यूटीज जो टैक्स लगते थे वो किसी भी गुड्स के वेट पे आधारित था, कितना आप बेचे हैं, कितना वजन, उसी हिसाब से टैक्स भी लगता था। और मेजरमेंट आप गुड्स, कितना ज़्यादा आप सेल किए हैं पैमाने में, कितना लंबा कोई क्लॉथ्स या कितना ज़्यादा, इसी के आधार मान करके, इसी को आधार मान करके टैक्स लगता था। एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। और हर रीजन में 39 जो कॉन्फिड्रेशन था, हर रीजन में अपना वेट सिस्टम था, अपना मीजर सिस्टम था, तो व्यापारियों को समस्या होती थी। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो इससे समय भी काफ़ी लगता था कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हर जगह अलग अलग वेट और मीजर सिस्टम था। द मीजर्स ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल, तो उदाहरण के लिए हम क्लॉथ का मीजर समझते हैं, वाज ईल। तो ईल था मीजर जो है, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं। तो व्हिच इन रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। तो अलग अलग लेंथ में एक ईल में कितना सेंटीमीटर है, ये अलग अलग कॉन्फिग्रेशन में अलग अलग पैमाना था। एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू। अगर आप फ्रैंकफर्ट से ये एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल खरीदते हैं, 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, तो बाट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो आपको 54.7 सेंटीमीटर आपको कपड़ा मिलेगा। और मैंज से खरीदते हैं तो 55.1 cm मिलेगा। और न्यूरेमबर्ग से 60.56 cm। और फ्रिकबर्ग से अगर ख़रीदेंगे तो 53.5 cm। तो आप देख रहे हैं कि ये कई सारे प्रिंसिपलिटीज़ हैं। आप देखेंगे कि हर जगह ईल का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो व्यापारियों को
प्रॉब्लम्स होती थी। थैंक यू।